नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मार्कov प्रोसेस एंड मार्कov चेन। अब इसमें क्या होगा, मार्कov प्रोसेस क्या होती है सबसे पहले उसको समझते हैं। मार्कov प्रोसेस को बोला जाता है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि एक रैंडम सीक्वेंस होता है स्टेट्स का। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है सीक्वेंस ऑफ रैंडम स्टेट्स, ये होता है आपका मार्कov प्रोसेस। ये कहाँ से आता है, सीक्वेंस ऑफ रैंडम स्टेट जो होता है वो होता है विथ मार्कव प्रॉपर्टी। इसके साथ जो भी हम पढ़ के आए हैं मार्कव प्रॉपर्टी वो इंक्लूड होती है विथ रैंडम सीक्वेंस ऑफ दिस स्टेट्स, तब हम उसको कहते हैं मार्कव प्रोसेस। नाउ हम इसको भी एक डेफिनेशन के फॉर्म में समझ लें। मार्कव प्रोसेस जो होता है वो होता है मेमोरी लेस रैंडम प्रोसेस जिसमें कि आपके रैंडम स्टेट्स के सीक्वेंस होते हैं विथ मार्कव प्रॉपर्टी, जैसे S1 S2 अप टू Sn कुछ उसकी रैंडम स्टेट्स की कंटेंट होंगे, सीक्वेंस होंगे विथ मार्कव प्रॉपर्टी। ठीक, अब ये जो सीक्वेंस होते हैं मार्कव प्रॉपर्टी के साथ ये क्या डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन किया जा सकता है यूजिंग सेट ऑफ या बोल सकते हैं स्टेट्स के साथ, सेट ऑफ स्टेट्स कह सकते हैं। सेट ऑफ स्टेट्स और ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जो भी हम पढ़ के आए हैं, स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, उसके साथ हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। यानी विथ स्टेट एस विथ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पी। हमने ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पी देखी थी, आप उस टॉपिक को फिर से देख सकते हो। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जो हमने डिफाइन की थी वो पी से ही डिफाइन की थी, और स्टेट जो हमने डिफाइन की थी वो एस से डिफाइन की थी। तो विथ स्टेट एस विथ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पी के साथ हम हमारी मार्कव प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ हम बहुत देर से रैंडम प्रोसेस बोल रहे हैं, तो ये रैंडम प्रोसेस का बेसिक मीनिंग क्या होता है उसको समझते हैं बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ मार्कव चेन। इससे हम मार्कव चेन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको भी समझ लेंगे इस प्रोसेस के साथ। तो देखते हैं इस एग्जांपल को। यहाँ पर जो ये ट्री की एजेस हैं हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। ये ट्री हमने कुछ क्रिएट करने की कोशिश करी है, इसमें जो हमारी इस ट्री की एजेस हो गई वो सब क्या हो गई, हमारी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। अब इस चेन में हम एक एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। हमें क्या करना है, सोना है और उसके साथ हमारे पास कुछ एक्शन परफॉर्म करना है कि हम सो के आइसक्रीम खा के दौड़ सकते हैं, या सो के दौड़ के आइसक्रीम खा सकते हैं और वापस सो सकते हैं, या वापस आइसक्रीम खा सकते हैं, या वापस खा के वापस दौड़ भी सकते हैं। इस टाइप की कुछ हमारे पास ये एक्टिविटी हमने परफॉर्म करने की कोशिश की है विथ उनकी कुछ इनिशियल प्रॉपर्टी वैल्यूज। तो यहाँ पर इस सीक्वेंस में ये डायग्राम आपको इसलिए रिप्रेजेंट किया है, फिर से समझ लीजिए। मुझे आपको रैंडम जो भी हमने बात की थी कि रैंडम प्रोसेस क्या होती है उसको समझाने के लिए ये मैंने एक एग्जांपल लिया है मार्कव चेन का। इस एग्जांपल में अब हम समझ रहे हैं कि रैंडम प्रोसेस का मतलब क्या होता है। अब इसमें आप ये देख सकते हैं हमारे पास हम सो सकते हैं एंड अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देयर इज, हमारे पास क्या है 0.6 चांस है जिसके अंदर हम दौड़ सकते हैं, एंड 0.2 हमारे पास चांस है जिसमें कि हम आइसक्रीम खा सकते हैं। और सिमिलरली हमारे पास बहुत सारी अलग अलग सीक्वेंस मिले हुए हैं जिसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम उस एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं इस चेन के अंदर बाय यूजिंग दिस चेन। अब यहाँ पर कुछ हम एक समझने की सीक्वेंस कोशिश कर रहे हैं कि मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ लिखकर आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ उस प्रोसेस को, इस चेन को, कि हमारे पास कुछ स्टेट्स हो गई जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। मैंने कुछ कॉमन निकाली कि हम सो लें, सो के हम दौड़ लें, दौड़ के हम आइसक्रीम खा लें और आइसक्रीम खा के फिर हम सो जाएं, या फिर हम पहले सो लें फिर आइसक्रीम खा लें, फिर हम आइसक्रीम खा लें और फिर हम दौड़ जाएं। तो हमारे पास कुछ ये स्टेट्स हो गई। अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ ऐसी दिख रही है, स्लीप, आइसक्रीम रन, है ना, इस टाइप की ये जो प्रोसेस दिख रही है, या फिर हमें कुछ ऐसी वो दिख रही है प्रोसेस स्लीप आइसक्रीम स्लीप या आइसक्रीम रन स्लीप। तो इस टाइप की जो प्रोसेस दिख रही है जिसमें कंटिन्यूसली हमें एक चीज़ का एक प्रोसेस कंटिन्यू दिखता जा रहा है, तो इसी को ही जिसमें कि हमारा एक रैंडम जो वैल्यू है वो बार बार हमें मिल रही है। रैंडम वैल्यू क्या होती है, हम ऐसी वैल्यू निकाल लेते हैं। लास्ट टॉपिक्स में भी हमने समझा है कि हम रैंडम वैल्यू का मतलब क्या होता है।
हमने जो ब्लू स्कोर समझा था उसमें भी हम कुछ ऐसे ही देख रहे थे LSTM GRU का यूज़ करके, और कल भी हमने जो टॉपिक पढ़ा उसमें भी हमने समझा कि रैंडम क्या होता है। रैंडम वो चीज़ होती है जो बिना कुछ सोचे समझे हमने ले ली हो, या जो बहुत ही ज़्यादा उन सब में पॉपुलर हो, वो होता है आपका रैंडम। और यहाँ पर इस टाइप की चीज़ों का सिलेक्शन करना इस पर्टिकुलर चेन के अंदर से, वो कहलाता है रैंडम प्रोसेस। आई होप अब आपको रैंडम प्रोसेस समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम समझें नेक्स्ट प्रोसेस कि इसको आप ऐसा कह भी सकते हो कि मार्कअप प्रोसेस के अंदर हमने ये जो डिफाइन करने की कोशिश की है, ये क्या होता है, इज अ रैंडम सेट ऑफ सीक्वेंस, जिसमें से हमने कुछ रैंडम निकाल लिए सीक्वेंस कि जिसमें हमें कुछ कॉमन थिंग लग रही थी, वो हमने रैंडम सिलेक्शन कर लिया। तो ये होती है पूरी प्रोसेस मार्कअप प्रोसेस, जिसके अंदर में हमने मार्कअप चेन में से कंटेंट को सिलेक्ट कर लिया। और ये होती है मार्कअप चेन जो कि मार्कअप प्रोसेस को डिफाइन करने में हेल्पफुल होती है, जिसके अंदर हमारे कुछ कंटेंट रखे हुए हैं या कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स रखी हुई हैं। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम MRP की तरफ। MRP इज मार्कअप रिवॉर्ड प्रोसेस। अब इसकी तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें समझना होगा पहले रिवॉर्ड और रिटर्न्स को। रिवॉर्ड क्या होते हैं और रिटर्न्स क्या होता है। रिवॉर्ड एंड रिटर्न्स, हमें पता है कि जनरली रिवॉर्ड और रिटर्न्स क्या होता है, फिर भी हम यहाँ उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रिवॉर्ड और रिटर्न्स क्या है। चूंकि हमें MRP पढ़ना है, मार्कअप रिवॉर्ड प्रोसेस, तो उसके अंदर हम इस टॉपिक को पहले समझ लेते हैं, एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। रिवॉर्ड क्या होता है। रिवॉर्ड वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो कि आपको आपका एजेंट रिसीव करके देता है, या एजेंट रिसीव करता है बाय परफॉर्मिंग सम एक्शन एट स्टेट S। ठीक है, क्या हो गया आपका रिवॉर्ड। रिवॉर्ड वो हो गया जो आपका एजेंट परफॉर्म कर रहा है कुछ एक्शन करके एट स्टेट, अब अभी एट स्टेट S। ठीक, ये होता है आपका रिवॉर्ड। अब ये जो रिवॉर्ड होगा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपके नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकती है। ये किस पे बेस्ड होगी, आपकी एक्शन पर। एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, एजेंट पे। यानी कि ये जो रिवॉर्ड मिलेंगे ये हमारे पूरे कितने यूजफुल है या कितने यूजफुल नहीं है, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव है, ये टोटली डिपेंड करता है एजेंट की एक्शन परफॉर्म करने पर। राइट, तो ये हो गया रिवॉर्ड। अब हम बात कर रहे हैं रिटर्न्स की। अब रिटर्न्स क्या होता है। रिटर्न वो होगा जो कि आपको आपका आप क्या कर रहे हो, चूंकि मैक्सिमम यानी पॉजिटिव रिवॉर्ड लेने के पीछे आप पूरी वर्किंग कर रहे हो इन्वायरमेंट के अंदर, तो आपका रिवॉर्ड चूंकि एजेंट रिसीव कर रहा है करंट स्टेट से, वो आप यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहे हो। यानी हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि कि ऐसा कुछ कह दो, टोटल सम ऑफ रिवॉर्ड द एजेंट रिसीव्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ठीक, फिर से समझ लीजिए क्या बोल सकते हैं। टोटल सम ऑफ रिवॉर्ड द जो कि एजेंट आपका रिसीव कर रहा है फ्रॉम द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड रिटर्न्स। यानी कि टोटल रिवॉर्ड received by agent from the environment। ठीक, क्या लिखा हमने, टोटल रिवॉर्ड रिसीव्ड बाय द एजेंट फ्रॉम द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड रिटर्न्स। ठीक, अब आपको समझ में आ गया रिटर्न्स क्या हो गया। अब इस रिटर्न्स को हम मैथमेटिकली फॉर्म में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा रिटर्न हो गया इजिकल टू, ये हमारा जो रिवॉर्ड हमें मिल रहा है वो रिवॉर्ड हमें यही मिलता है। हमने उस RL के डायग्राम साइकिल, जो हमने RL साइकिल बनाया था, उसमें भी हमने यही समझने की कोशिश की थी। तो ये हमारे क्या हो गए, रिटर्न हो गए, या हमारा जो रिवॉर्ड के थ्रू जो रिटर्न मिल रहा है ये वो हो गया। इसे हम बोल सकते हैं हमारा रिटर्न। रिटर्न क्या हो गया आपका,
जो कि आपको रिवॉर्ड मिल रहे हैं, उन सबका सम हो गया किसके अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर या इन्वायरमेंट से। ये डेफिनेशन के फॉर्म में हमने यहाँ लिख दिया रिटर्न को, या हमने मैथमेटिकल फॉर्म में या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन उसका यहाँ दे दिया। तो आपको रिवॉर्ड और रिटर्न समझ में आ गया होगा। अब इसको समझने के बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रिवॉर्ड समझ में आ गए आपको, एक के बाद कैसे मिलते जाएंगे, RT1 RT2 ये सब रिवॉर्ड्स हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे लिए जो समझने की होती है उसको अब हम देखते हैं कि वो नेक्स्ट चीज़ क्या होगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसको अब हम देख लेते हैं। इसी के अंदर जो हमें नेक्स्ट समझना है वो होता है एपिसोडिक एंड कंटिन्यूअस टास्क। अब इस टॉपिक को समझते हैं। अभी हम रिटर्न्स और हमारा रिवॉर्ड समझ के आ गए हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं ये क्या होता है, एपिसोडिक टास्क और कंटिन्यूअस टास्क क्या होता है। अब जो हमारी एपिसोडिक टास्क होती है वो क्या होती है, जिसके पास आपकी एंड स्टेट होती है, यानी कि हम कह सकते हैं जिसके पास फाइनाइट स्टेट हो। फाइनाइट स्टेट जिसके अंदर होती है, फाइनाइट स्टेट वो होती है आपकी एपिसोडिक स्टेट, और एक होती है स्टेट जिसके अंदर कोई भी, जिसका ऐसे कह दो आप नेवर एंड, या कह दो इन्फिनिटी। ठीक, यानी कि एपिसोडिक टास्क वो टास्क हो गई जिसके अंदर जो भी आप कंटेंट निकाल रहे हो उसकी कोई स्टेट होगी, कोई फाइनाइट स्टेट होगी, यानी कि आपने कोई एक्शन परफॉर्म किया तो आपको इतना पता है कि उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिजल्ट एट एंड आपको मिल जाएगा, वो रिजल्ट के बारे में आपको पता चल जाएगा। और कंटिन्यूअस टास्क वो स्टेट होगी जो कि कभी खत्म ही नहीं होगी, जिसके आप रिजल्ट को आइडेंटिफाई करके ही नहीं बता पाओगे कि ये स्टेट क्या हो सकती है या स्टेट का रिजल्ट क्या हो सकता है। तो वो होती है कंटिन्यूअस टास्क, और ये होती है जिसमें आपको पता चल जाए वो एपिसोडिक टास्क। एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि हम एक रेस का गेम खेल रहे हैं, रेस हो रही है। अब रेस हो रही है तो इसका लास्ट एंड जो रिजल्ट होगा वो क्या मिलेगा, रेस में कोई जीत रहा है, जीत गया, यानी वो स्टेट जो थी आपकी वो खत्म हो गई, यानी उसका कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट मिल गया। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एपिसोडिक जो कहते हैं टास्क, या एपिसोडिक जो पार्ट होता है वो हम इसको कहते हैं जिसके अंदर की हमें स्टेट पता होती है इनिशियल से लेकर एट लास्ट। और कंटिन्यूअस टास्क वो टास्क होती है जिसका दैट हैव नो एंड, वो होगी आपकी कंटिन्यूअस टास्क। इट मीन्स जिसमें हमें कहीं भी उसका कुछ एंड पता नहीं होता है। अब यहाँ पर हम सिंपल सा कह सकते हैं जिसका एंड नहीं पता, यानी कि हमें नहीं पता कि हम कैसे कोडिंग करें, क्या चीज़ कोड करना है, कैसे करना है, हमें नहीं पता। जिसके पास, जिसको ये चीज़ पता नहीं हो तो उसके लिए वो चीज़ तो इन्फिनिटी हो गई। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका कंटिन्यूअस टास्क का। अब ना हम यह कोशिश कर रहे हैं कि ये जो भी रिटर्न्स हमें मिलेंगे, जो भी हमने रिटर्न्स और रिवॉर्ड्स की बात करी है, इसको हम एपिसोडिक टास्क से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यदि हम कंटिन्यूअस टास्क की बात करें तो क्या उसके लिए कोई सॉल्यूशन है कि कुछ हम वैल्यू तक पहुंच सकें, या कुछ इन्फिनिटी के वहां तक हमें कोई ऐसा कुछ उसका ऐसा कोई वैल्यू मिल सके जिससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ कंटिन्यूस टास्क के थ्रू भी कुछ हम हद तक रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए जो नई थिंग होती है उसको कहते हैं डिस्काउंट फैक्टर। ये जो डिस्काउंट फैक्टर होता है, ये डिस्काउंट फैक्टर, इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिस्काउंट फैक्टर हमारी हेल्प करता है इस रिजल्ट तक पहुंचने में भी। अब ये क्या करेगा, कहीं हद तक, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा पहुंचा देगा, कहीं हद तक कुछ इम्प्रूवमेंट तक हमको फ्यूचर रिवॉर्ड तक, यानी कि इमीडिएट रिवॉर्ड से हम फ्यूचर रिवॉर्ड या इमीडिएट रिवॉर्ड और फ्यूचर रिवॉर्ड तक हम कैसे सॉल्यूशन पा लें इन कंटिन्यूअस टास्क, वो हमें उसको डिफाइन करने में हेल्प करता है। कौन, डिस्काउंट फैक्टर। अब इसकी सिर्फ जो कि हमारा डिस्काउंट फैक्टर होता है, इसके लिए सिर्फ दो ही वैल्यू होती हैं, या तो होती है 0 या तो होती है 1। ठीक, अब हमें जो भी हमारा
वैल्यू जो भी हमारा 0 होगा उसका मतलब क्या होगा हमारा कि इमीडिएट रिवॉर्ड को हमें ज़्यादा तवज्जो देनी है, और वैल्यू 1 का मतलब ये होता है हमें ज़्यादा तवज्जो किसको देनी है, फ्यूचर रिवॉर्ड को। जब हमें 0 वैल्यू मिल जाए तो हम समझ लो कि हमारी जो इमीडिएट रिवॉर्ड है ना, जो हमें तुरंत मिल चुका है वो हमारे लिए यूजफुल है, और 1 जब आ जाता है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारा फ्यूचर रिवॉर्ड इज यूजफुल है, जो कि हमारा इस टास्क को डिफाइन करने में हेल्प करेगा। अब यहाँ पर इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास मान लो कुछ वैल्यू है, एक ऑप्टिमम डिस्काउंट फैक्टर आपको कुछ दिया गया है, वो डिस्काउंट फैक्टर कुछ ऐसा दिया गया है 0.2 to 0.8। ठीक है, ये कुछ डिस्काउंट फैक्टर आपको दे दिए गए हैं। इस डिस्काउंट फैक्टर के थ्रू आप आपकी इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी हमारे पास जो इक्वेशन थी जिसके थ्रू हम जीटी कैलकुलेट कर रहे थे, जीटी हमारा क्या था आपको पता है, जीटी हमने लास्ट टॉपिक जो निकाला था उसमें अब हम यहाँ पर रिवॉर्ड्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब रिवॉर्ड्स यानी कि हमारा जो भी रिटर्न मिल रहा है वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो हमारा उसका फॉर्मूला कुछ ये था, उसी फॉर्मूले से हम ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कोशिश कर लेंगे। फाइनली इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ठीक, ये आपकी स्टेट्स हो गई। यहाँ कुछ वैल्यू दे दी, क्योंकि इन्फिनिटी तक भी जा रहा है तो 0 स्टेट से आपका जो डिस्काउंट फैक्टर है वो 0 से कुछ इन्फिनिटी तक जा सकता है। यानी कि अब हम यहाँ इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो मैंने लिखा है ये है गामा, अल्फा बीटा गामा, ठीक, RT1 + K + 1। तो अब रिटर्न्स यहाँ से कैलकुलेट होगा। इस रिटर्न्स को हम कैलकुलेट कर रहे हैं यूजिंग डिस्काउंट फैक्टर। रिटर्न कैलकुलेशन बाय डिस्काउंट फैक्टर। ठीक है, डिस्काउंट फैक्टर आपको कुछ ये दिए गए इस रेंज से इस रेंज तक के। अब सबसे पहले हम एक डिस्काउंट फैक्टर जो है हमारा उसके थ्रू इसको कैलकुलेट करने के लिए कोशिश कर लेते हैं। पहला डिस्काउंट फैक्टर जो आपको दिया गया है वो देख लेते हैं। आप इस डेटा को अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो डिस्काउंट फैक्टर आपको दिया गया है वो आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेके हम समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पास क्या है। तो फॉर्मूला हो गया, अब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक एग्जांपल समझते हैं कि आपके पास पानी की कमी हो चुकी है और आपको किसी ने पानी देने के लिए कहा है कि मैं 100 लीटर पानी आपको दे दूंगा, और एश्योरेंस दिया है कि 15 घंटे के अंदर आपको वो चीज़ मिल जाएगी विथ दिस डिस्काउंट फैक्टर। अब यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि अब इसको हमें इक्वेशन को = 1 लाना है, यानी फ्यूचर जो हमारा कंटिन्यूस टास्क का इशू था कि फ्यूचर हमें मिल नहीं पाता, उसकी इन्फिनिटी एंड तक जाती है, तो हम उसको यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। 1 ला रहे हैं ताकि हमें फ्यूचर एंड मिल जाए। 0 मिलेगा तो उसका मतलब क्या होगा, आपका इमीडिएट वाले फंक्शन आपको मिल के आएगा, इमीडिएट रिवॉर्ड ही मिलेगा, और आपको क्या चाहिए, फ्यूचर रिवॉर्ड। तो आप कोशिश क्या करोगे कि आपको फ्यूचर रिवॉर्ड के लिए 1 मिल जाए। तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कोशिश आप क्या करेंगे कि कहीं हद तक आपका रिजल्ट आपको सक्सेसफुल चाहिए। तो अब उसी को निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम 0.8 पे, तो आपको पानी कितना चाहिए, 100 लीटर, इतना ही चाहिए विथ कितने डिस्काउंट पे, 0.8 डिस्काउंट पे। तो 0.8 डिस्काउंट पे लेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 80। और अब आपको जब इतना मिल गया तो ये नेक्स्ट 0.8 डिस्काउंट पे आपको ये कितना मिल जाएगा, 64। आप कैलकुलेट कर लेंगे, 100 को 0.8 के थ्रू कैलकुलेट करेंगे तो आपको 80 मिल जाएगा, और 80 को फिर 0.8 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 64 मिल जाएगा। इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, 100 × 0.8 प्लस फिर आपका इसके थ्रू आपको मिलेगा 80 + 0.8, इसके थ्रू आपको 64 मिल जाएगा। ठीक, ये प्रोसेस आपकी आगे तक चलती रहेगी जब तक कि आपको कोई एक पर्टिकुलर रिजल्ट ना मिल जाए। ठीक, आपका
रिजल्ट 1 ना आ जाए, इसके लिए आप प्रोसेस कर रहे हो। फिर सिमिलरली आप यही प्रोसेस 0.2 के लिए भी करोगे, तो वही 100 मल्टीप्लाई 0.2 प्लस नेक्स्ट वैल्यू आपकी क्या आएगी, यहाँ से कैलकुलेट करके आप देख लो, तो हमें मिल जाएगा यहाँ से कैलकुलेट करके 20 और सिमिलरली नेक्स्ट मिल जाएगा 4। इसको कैलकुलेट कर लो। अब यहाँ पर इतना कैलकुलेशन करने के बाद हमको ये तो समझ में आ गया कि यदि हम ज़्यादा टाइम तक के लिए अब वेट करते हैं तो हमें हमारा सॉल्यूशन क्या मिलता जा रहा है, डिक्रीजिंग होता जा रहा है। ये 200 समथिंग कुछ कैलकुलेट हो जाएगा, ये 1 कुछ 44 या ऐसा कुछ कैलकुलेट ये निकल के आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन अब क्या हो गया, ये हो गया आपका 124 और ये हो गया 180 प्लस आपका 64 कितना हो जाता है 244। यहाँ 244 निकल गया, यहाँ 124 निकल गया, यानी कि इस डिस्काउंट फैक्टर के थ्रू इसको कैलकुलेट करके हम जो रिजल्ट फाइंड आउट कर रहे हैं वो हमें ये बता रहा है कि जितना ज़्यादा हम वेट करेंगे, हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, हमारे पास पानी खत्म हो चुका है और हमको किसी ने 100 लीटर पानी देने के लिए एक हमें वादा किया है, प्रॉमिस किया है कि पर उसके लिए आपको 15 घंटे वेट करना पड़ेगा। तो अब कंडीशन दे दी कि 15 घंटे वेट करना पड़ेगा विद दिस फैक्टर्स। तो अब हमने जब निकालने की कोशिश करी तो ये हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हम जैसे 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 नीचे जाते जाएंगे, है ना, 0.8 से अब हम नीचे की तरफ आएंगे तो हमें क्या होगा, वैल्यूज जो है अब हमारी वो डिक्रीजिंग फॉर्म में मिलती जाएगी। तो फिर अब हमें लिए हम यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, तो हमारे लिए ये चीज़ यहाँ निकल के आ जाएगी कि जो भी आपका इमीडिएट रिवॉर्ड आ रहा है वो क्या हो जाएगा, मोर इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आपके फ्यूचर के लिए। क्योंकि यहाँ पर आप यदि ज़्यादा वेट करोगे तो आपको आपका जो फ्यूचर रिवॉर्ड मिल रहा है वो कम मिल रहा है, इसलिए आप फ्यूचर रिवॉर्ड नहीं लोगे, आप इमीडिएट रिवॉर्ड लोगे। तो बात समझ में आई कि कंटिन्यूस टास्क में हमको क्या मिलना चाहिए था, फ्यूचर रिवॉर्ड को हम फॉलो कर रहे थे। ठीक, लेकिन फ्यूचर रिवॉर्ड अब अभी हम यहाँ इसलिए नहीं ले पाएंगे क्योंकि हम जैसे जैसे फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ेंगे, यानी पहले 0.2 पे गए, फिर 6 पे गए, फिर 8 पे जाएंगे, तो हमें क्या मिल रहा है, रिवॉर्ड कितना मिलता जा रहा है यहाँ पर, वो रिवॉर्ड हम जैसे जैसे लोअर पोजीशन में आते जाएंगे वैसे वैसे हमारा रिवॉर्ड कम होता जाएगा। तो उसलिए हम क्या करेंगे, इमीडिएट रिवॉर्ड जो रहेगा उसको प्रेफरेंस देंगे, इमीडिएट रिवॉर्ड को प्रेफरेंस दे देंगे। तो हमारा डिस्काउंट फैक्टर जो है, अब हम यह कहेंगे कि हम डिस्काउंट फैक्टर की वो कौन सी वैल्यू लेंगे जो कि हमारे लिए यूजफुल होगी। तो यहाँ पर हमारा मेन जो कहेंगे मोटो है वो ये है कि हम हमारी एक ऐसी वैल्यू निकाल लें जिसके थ्रू हम हमारे फ्यूचर रिवॉर्ड्स को देख सकें या फ्यूचर रिवॉर्ड को हम यहाँ पर मोर इम्पोर्टेंस दे सकें। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक ऐसे कंटेंट की तरफ बढ़ेंगे जिसमें हमको हमारा फ्यूचर रिवॉर्ड मैक्सिमम मिल सके, ताकि हम कंटिन्यूस टास्क को भी आइडेंटिफाई